हे हाय नमस्कार। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में जो 11वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की जो सीरीज थी उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और 4 चैप्टर हमने यहाँ पे देख लिया है। इसका 5वां जो अध्याय है जिसका नाम है मिनरल्स एंड रॉक या फिर हिंदी में खनिज एवं सेल, उसको हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे और इसमें जो टॉपिक है जो प्रमुख खनिज है और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आइए इसको देखते हैं फटाफट। तो इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं उसको समझने से पहले समझिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज जो है वो एक्चुअली है क्या। तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो है जो पदार्थ बनता है उसको खनिज कहते हैं। तत्व क्या होते हैं, आपने जो पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी जो है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे सोना हो गया, Fe हो गया, फेरस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉपर, निकल, जिंक, ये सारे जो है एलिमेंट है, तत्व है। ये जब एलिमेंट्स मिलते हैं आपस में तो जो पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। पर जरूरी नहीं है कि ये दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से ही खनिज बने। कभी कभी क्या होता है कि एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट से भी सिंगल एलिमेंट भी खनिज हो सकता है अपने आप में। जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया। तांबा को कहते हैं कॉपर, कॉपर है, एलिमेंट भी है और खनिज भी है। चांदी को और ये अर्जेंटम शायद बोलते हैं एजी, या फिर और सोना को एयू बोलते हैं, औरम बोलते हैं, ग्रेफाइड हो गया। इस तरह से एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। अब ये ध्यान रखने की चीज है कि जो पृथ्वी का भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, उसमें जो तत्व मिलते हैं, काफी सारे जो एलिमेंट्स मिलते हैं, वो आपको कभी अलग अलग रूप में नहीं मिलेंगे। कभी आपको सिर्फ सोना नहीं मिलेगा, कभी चांदी नहीं मिलेगा। एक अयस्क जिसको बोलते हैं या फिर खनिज बोलते हैं वो मिलता है, ठीक है, और इसमें से फिर निकाला जाता है। तो ये सारे जो तत्व है वो पृथ्वी में प्रायः अलग अलग नहीं पाए जाते, बल्कि ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर जो है वो विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हीं पदार्थों को जो है खनिज कहा जाता है। जैसे माइंस वगैरह में आप देखते होंगे कि जब जो लोहे की खान है तो लोहे की खान से सिर्फ लोहा नहीं निकलता, वो एक अयस्क निकलता है, वो एक मतलब कि अशुद्धियां उसमें काफी सारी मिली रहती है और काफी सारे उसमें खनिज होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इनसे लोहा जो तत्व है, एक लोहा तत्व हो गया, उसको अलग किया जाता है, इस तरह की चीजें। तो खनिजों में काफी सारे तत्व मिले रहते हैं, बस ये समझना है आपको, ठीक है। और ये जो खनिज है उसको हम लोग दो प्रकार में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। पहला है धात्विक खनिज, यानी जिसमें धातुओं का अंश होगा, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब। और दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते, जैसे ग्रेफाइट हो गया या फिर और भी सारी चीजें हो, वो अधात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। वैसे खनिज जिसमें धातुओं के अंश उपस्थित होते हैं उसको हम लोग धात्विक खनिज बोलते हैं, मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, जैसे कि चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें। अब धात्विक खनिज को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? सबसे मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है फिर भी। पहला है बहुमूल्य धातु, प्रीसियस मेटल, यानी जो काफी ज्यादा महंगे धातु है, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे महंगे धातु है, तो इसको बहुमूल्य धातु के वर्ग में रखेंगे हम लोग। दूसरा है लौह धातु, वैसे धातु जिसमें लोहे के अंश उपस्थित हो, जिससे हम लोग लोहा, स्टील वगैरह इंडस्ट्री में जो है वो काम लाते हैं बनाने में, ठीक है। तो जिसमें लोहा या फेरस के जो अंश उपस्थित होते हैं उसको हम लोग फेरस मेटल बोलते हैं, लौह धातु बोलते हैं। और तीसरा है अलौह धातु, जिसमें लोहे के अंश उपस्थित ना हो पर फिर भी वो धातु अलग हो, तो उसको हम लोग अलौह धातु बोलते हैं। जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया। ध्यान रखिएगा सीसा धातु है, ठीक है, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये सारी जो धातु है या फिर जो खनिज है, इसका जो मूल स्रोत कहाँ से बनेगी, प्राइमरी सोर्स इसका क्या है, तो उसका जो प्राइमरी सोर्स है, उसका जो मूल स्रोत है वो है मैग्मा। मैग्मा ही जो है वो सभी खनिजों का मूल स्रोत है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो एस्थनोस्फीयर में मैग्मा पाया जाता है, और मैग्मा जब पृथ्वी पे बाहर आता है लावा के रूप में, और ये जब ठंडा होता है पृथ्वी के सतह पे या पृथ्वी के भीतर पे, जैसे मैंने आपको वो बताया था ना कि जो ये बैथोलिथ होता है, फैकोलिथ होता है, मैग्मा के जमने से ही बनता है। तो उसके भीतर जमने से जो है वो खनिजों का जो है, खनिजों के क्रिस्टल का जो है वो निर्माण होता है मैग्मा से ही, ठीक है। तो मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत है, ध्यान रखिएगा, मदर है उसकी, ठीक है। अब क्या है कि जो भूपर्पटी है पृथ्वी की क्रस्ट जिसको बोलते हैं, क्रस्ट का मतलब ये जो सतह है पृथ्वी की, उससे लेकर के लगभग 100 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको हम लोग पृथ्वी की भूपर्पटी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का लगभग 98% भाग, जो जैसे तत्व तो काफी सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस क्रस्ट का जो लगभग 98% भाग जो अगर आप देखें तो सिर्फ 8 तत्वों के से मिलकर ही बना हुआ है। बाकी जो 2% के आसपास जो बचेगा उसमें अब बाकी सारे जो है वो तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो 8 तत्व मेजोरिटी जो है वो जो आपके भूपर्पटी में पाए जाते हैं,
मुख्यतः। ठीक है, अब ये कौन कौन से, अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं भू परपटी की बात कर रहा हूं, संपूर्ण भू परपटी, संपूर्ण पृथ्वी की बात नहीं कर रहा। संपूर्ण भू परपटी में ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में है, जबकि मैं संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करूं तो उसमें लोहा हो सकता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि जो भू परपटी है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है। कई बार जो है वो एग्जाम में फंसाया गया है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है लिखा गया है क्या कि भू परपटी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है। फर्स्ट में आपका लोहा दे देगा, दूसरे में आपका देगा एल्युमिनियम, तीसरे में आपका ऑक्सीजन देगा और चौथे में कोई और ऑप्शन दे देगा। लोगों को लगता है कि लोहा पाया जाता है, नहीं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी एज अ होल पूछे आपको संपूर्ण पृथ्वी में, तब लोहा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपका भू परपटी में होगा, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है लगभग 27% और ये 47% के आसपास ऑक्सीजन। एल्युमिनियम उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे 8% के आसपास, फिर लोहा आता है 5% के आसपास, फिर कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीज, ये लगभग आपका 98% के आसपास जो है वो बनाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ही बनाते हैं, और बाकी जो 1.41% जो बचा वो बाकी अन्य तत्व जो है आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस टेबल को, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तीन आपके जो क्रम है वो तो आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं कि फर्स्ट पे ऑक्सीजन है, सेकंड पे सिलिकॉन है और आपका थर्ड पे जो है एल्युमिनियम है। मैंने बताया कि ये जो तत्व है जो आपने पीछे देखा, उनकी संख्या जो है, इन तत्वों के एलिमेंट्स की संख्या जो है वो काफी कम है, लेकिन जब ये आपस में संयोजन करते हैं, आपस में ये रिएक्ट करते हैं, तो इनका जो संयोजन होता है काफी सैकड़ों तरीकों से हो सकता है। ठीक है ना, जिसके कारण आज के समय में जो है लगभग 2000 प्रकार के जो है खनिज जो है वो पाए जाते हैं। पर इन 2000 प्रकार के खनिजों में भी लगभग पृथ्वी पे आज आमतौर पे जितने भी पदार्थ उपलब्ध हैं उसमें प्रमुख 6 खनिज ही है जो ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको जो है वो सेलों का निर्माण करने वाला प्रमुख खनिज माना गया है। ये जो प्रमुख 6 खनिज है, ठीक है, ये हजारों का जो 2000 है उसका स्टडी नहीं करना, ये 6 ही है जो लगभग भारी पड़ते हैं इन सब पे, और मुख्य रूप से ये पृथ्वी में जो है ये 6 ही पाए जाते हैं। अब ये 6 खनिज समूह कौन है, ये 6 है, फेल्डस्पर है, क्वार्टज है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, माइका है और ओलिवाइन है। एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं और इसकी विशेषताओं को जो है देखते हैं। सबसे पहले जो है फेल्डस्पर को देखते हैं। फेल्डस्पर क्या है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई खनिज है तो वो फेल्डस्पर है। लगभग 50% पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट का लगभग आधा भाग यानी 50% भाग जो है वो फेल्डस्पर से निर्मित है। इसका जो रंग होता है हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक हो सकता है, और उपयोग जो होता है इसका वो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में और कांच निर्माण में जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है वो सभी फेल्डस्परों में जो है वो कॉमन है। ठीक है, जितने भी फेल्डस्पर उपस्थित है पृथ्वी में भूपर्पटी में उसमें जो है ऑक्सीजन सब में पाया जाता है, कॉमन है ये। दूसरा जो है खनिज है वो है क्वार्टज, ये खनिज समूह है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो क्वार्टज जो है आप रेत देखेंगे, जब आप बालू उठाते हैं, बालू समझते हैं इस चीज को, ठीक है, बालू या फिर ग्रेनाइट जो है उसमें जो है क्वार्टज जो है वो क्वार्टज मिलने से ही ये सारी चीजें जो है वो बनती है। वो यानी प्रमुख कंपोनेंट है क्वार्टज, किसका, रेत का और ग्रेनाइट का। ये जो क्वार्टज है वो काफी कठोर होता है और पानी में जो होता है वो होता है अघुलनशील, ठीक है, इनसोल्युबल होता है। इसमें सिलिका की उपस्थिति होती है और रंग जो होता है इसका व्हाइट हो सकता है या फिर कलरलेस हो सकता है, बिल्कुल रंगहीन हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है रेडियो और रडार जैसे उपकरणों में जो है क्वार्टज का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन लगभग भूपर्पटी का लगभग 10% भाग जो है पायरोक्सिन से बना हुआ है। रंग इसका या तो ग्रीन होगा या फिर ब्लैक हो सकता है, हरा व काला। और ये जो है इसकी विशेषता क्या है कि ये उल्का पिंडों में जो है पायरोक्सिन जो है वो मिलता है। इसके प्रमुख तत्व ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, देखना हो तो आप देख सकते हैं। अगला है एम्फीबोल। एम्फीबोल ये भी आप मत देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंट ये है कि 7% भाग जो है भूपर्पटी का लगभग वो इससे निर्मित है, एम्फीबोल से। रंग इसका भी हरा रंग काला होता है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो एस्बेस्टस जो इंडस्ट्री होती है उसमें जो है एम्फीबोल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है माइका। माइका मतलब अब्रक, ठीक है ना, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो भूपर्पटी में लगभग इसका जो अंश है, इसका जो हिस्सा है वो लगभग 4% के आसपास है। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है विद्युत उपकरणों में इसका अब्रक या फिर माइका का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आग्नेय चट्टान होते हैं लगभग सामान्यतः आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान जो होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अब ये क्या है मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। वैसे आग्नेय चट्टान का मतलब है कि मैग्मा पृथ्वी में कहीं अंदर स्थित है, मैग्मा पृथ्वी के बाहर यहाँ पे सतह पे आया या फिर अंदर भी
और जम करके ठोस हो गया तो जो चट्टान बनेगी उसको हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब ये आग्नेय चट्टान किसी कारणवश या तो तापमान के कारण या दबाव के कारण अगर इसका रूप बदल जाए तो उसको हम लोग, जो चट्टान बनेगी उसको बोलते हैं हम लोग रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टानों और आग्नेय चट्टानों में माइका पाया जाता है। अगला है लास्ट कि ओलिवाइन। ओलिवाइन का रंग जो है वो हरा होता है और इसका जो प्रमुख तत्व है याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देख सकते हैं बस। और इसका जो इंपॉर्टेंट उपयोग जो है वो ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। और ये बेसाल्टिक चट्टानों में जो है वो पाया जाता है ओलिवाइन। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट जो कुछ मिनरल्स से और उसका जो गुण था, जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वो हमने देखा यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।